क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, कल मैंने आपको एक होम असाइनमेंट दिया था, दैट वाज क्लास वर्क नंबर 1। जी जनाब, हो गया सॉल्व? अब जिन लोगों ने नहीं किया उनकी बचत होगी। एलएमएस पे मैं सेक्शन ही बनाना भूल गई, मुझे भी सुबह याद आया कि एलएमएस पे मैंने इसका सेक्शन नहीं बनाया। जी, क्लास वर्क नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, ओवर या अंडर अप्लाइड की एंट्री इसलिए नहीं पास की क्योंकि हमें उसने स्पेसिफिकली इन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कहा हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो ये ABCDEFGHIJ, दैट्स इट। ओवर या अंडर अप्लाइड तो फिर हम पीरियड एंड पे, वो हमारी क्लोजिंग एंट्री होती है ना, ठीक है। आप चाहें तो आप उसको, उसकी एंट्री पास कर दें, ठीक है। लेकिन वो फिर एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी। अच्छा जी, मिसलेनियस एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। मिसलेनियस ओवरहेड इज यस, इट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड है ये, ठीक है। तो इसको हमने प्रोडक्शन ओवरहेड लिया है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड है। डबल एंट्री क्या पास होती है? ये एक्चुअल है ना, ये तो अप्लाइड हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड ये तो अप्लाइड हो गया, ये तो इसका मतलब एक्चुअल है क्या जब डबल एंट्री इसकी पास होगी। हेड ऑफिस की बुक्स में डबल एंट्री पास होगी। फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 96,000। और फैक्ट्री बुक्स में क्या होगा? एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स के सेंस में लिया जाएगा। इसके अलावा और कोई मसला? हाँ जी, वैसे ओवरऑल आसान था, है ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चले आगे चलते हैं। वो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अब हमने तीनों सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। क्लास वर्क नंबर 2 को जरा देखते हैं, ठीक है। क्लास वर्क नंबर 2 पर आते हैं। क्लास वर्क नंबर 2 क्या कह रहा है? कॉस्ट लेजर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एट 1 जुलाई a manufacturing company had the following balances in the general ledger adjustment account in its cost ledger। यहीं रुक जाएंगे। जनरल लेजर अकाउंट मेंटेन हो रहा है कॉस्ट लेजर में। सोचकर बताइए, इंटीग्रेटेड, इंटरलॉकिंग, फुल्ली इंटरलॉकिंग। साइम कह रहे हैं फुल्ली इंटरलॉकिंग। अच्छा जी, शबनम कह रही हैं फुल्ली इंटरलॉकिंग। समरा भी कह रही हैं फुल्ली इंटरलॉकिंग। अनस भी कह रहे हैं फुल्ली इंटरलॉकिंग। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर किसका है बाय द वे? हेड ऑफिस का। मोहसिन कह रहे हैं इंटरलॉकिंग एंड मोहसिन इज राइट। इधर देखें, बड़ा आसान है याद रखना। इधर आ जाएंगी। हमारे पास जो कॉस्ट लेजर है, पहली बात तो ये कॉस्ट लेजर यानी कि फैक्ट्री लेजर है ना। अच्छा जी, अगर तो फैक्ट्री लेजर में जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, अब मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, है ना। जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि फैक्ट्री लेजर या कॉस्ट लेजर में अगर हेड ऑफिस का मेंटेन हो रहा है अकाउंट, ये हेड ऑफिस का अकाउंट है ना। जीएल अकाउंट क्या है? ये हेड ऑफिस का अकाउंट है, तो वो होगा इंटरलॉकिंग, सिंपल इंटरलॉकिंग। बात समझ आ गई?
और अगर कॉस्ट लेजर यानी कि फैक्ट्री लेजर में उसका अपना कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, क्या मेंटेन हो रहा है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बात समझ आ रही है? तो फिर वो क्या है? फुल्ली इंटरलॉकिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर फैक्ट्री लेजर में हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो दैट इज इंटरलॉकिंग, क्योंकि वो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है लायबिलिटी को। बात समझ आ रही है? फैक्ट्री लेजर में हेड ऑफिस के नाम का अकाउंट मेंटेन हो रहा है। जीएल जहां पे लिखा हुआ आ जाए, जीएल का मतलब है हेड ऑफिस। इज दैट क्लियर? तो फैक्ट्री लेजर में अगर हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन हो रहा है यानी कि दैट इज इंटरलॉकिंग। और अगर फैक्ट्री लेजर यानी कि कॉस्ट लेजर में उसके अपने नाम का अकाउंट मेंटेन हो रहा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो दैट इज फुल्ली इंटरलॉकिंग। अब बात क्लियर होगी ये क्लिक करने के लिए? हाँ जी, ये छोटी मतलब टिप एंड ट्रिक है ना। हसनैन, मोहसिन, अब्दुल्ला, एमन, अनस, आसिफ, गुलाम मोहम्मद, हमदान, हसन जावेद, मोहम्मद हादी, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, साइम, समरा, सना, शबनम एंड शाहजेब। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये मत कहें कि जी अगर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा हुआ है, हमने तो कंट्रोल अकाउंट पढ़ा, तो कोई बात नहीं, कंट्रोल अकाउंट के भी मुख्तलिफ नाम है। कंट्रोल अकाउंट की जिस तरह आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ जब आप इंटर के इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर पढ़ रहे थे कंट्रोल अकाउंट, डेटर कंट्रोल अकाउंट के और क्या नाम थे? टोटल डेटर्स अकाउंट, है ना, डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, बिल्कुल। ये कहाँ लिखा हुआ है? हंड्रेड एंड फिफ्टीन पे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओह अच्छा, ठीक है। To complete double entries of factory, cost ledger control account और general ledger adjustment account। अच्छा जी, चलें। आई गॉट कंफ्यूज, इसका मतलब है फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जनाब, ये पॉइंट फिर मैंने भी मिस कर दिया। गुड हो गया ये तो, अल्लाह का शुक्र। This conference will now be recorded. कोई बात नहीं, होता है ना। मेरे से भी ये पॉइंट मिस हो गया। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, चले ये भी। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का ऑल्टरनेटिव नाम ये हो गया। और यहाँ पे फिर मैं इसको ये पॉइंट फॉर माई सेल्फ एज वेल। ठीक है, तो मोहसिन आपका जवाब गलत, बाकी सबका ठीक। एंड शाहरुख, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। चलें आगे चलें। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ इससे? नाम का सिर्फ मसला था, नाम का सिर्फ इशू था। कंट्रोल लेजर कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का ऑल्टरनेटिव आ गया जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का ऑल्टरनेटिव आ गया। तो ये फुल्ली इंटरलॉकिंग में इसका मतलब फॉल करता है। गुड हो गया। अब इसको आगे देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको।
तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फॉलोइंग बैलेंसेस थे कॉस्ट लेजर के अंदर। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बताया हुआ है, ये किसका बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है? ऑब्वियसली बात है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का। ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है दैट इज 5625। फिर उसके बाद स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी कि मटेरियल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये मटेरियल अकाउंट है आपका, स्टोर्स भी इसको कह सकते हैं, मटेरियल का जो स्टोर होता है मटेरियल स्टोर्स। ठीक है, फिनिश्ड गुड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट, ये फिनिश्ड गुड कंट्रोल अकाउंट हो गया, इन्वेंट्री अकाउंट हो गया, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री अकाउंट 2000। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस उसने आपको दे दिए है 1 जुलाई को। बाय द वे मैंने अभी चैट बॉक्स अपना मिनिमाइज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी वो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या आ रहा है? ओपन लेजर अकाउंट्स फॉर द अबव आइटम्स इन द कॉस्ट लेजर post the following items which occurred in the 4-month period up to 31st October। यानी कि आपके पास क्या सिनेरियो, ये 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक की ट्रांजैक्शंस आपने पोस्ट करनी है जो कि नीचे दी हुई हैं। एंड ओपन अप अदर अकाउंट्स एज कंसिडर्ड नेसेसरी इंक्लूडिंग अ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब आपको ये बात पता है कि फुल्ली इंटरलॉकिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन होता है ना, कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है फुल्ली इंटरलॉकिंग के अंदर। तो उसके अंदर हमने फिर सारी बाकी यानी कि आपको सारी जो है वो जर्नल एंट्रीज अब पोस्ट करनी है। ये जर्नल एंट्रीज नहीं मांग रहा है, ये आपसे अब टी अकाउंट्स मांग रहा है। ठीक है, तो स्टॉक मटेरियल परचेज ये स्टोर्स है, अगेन कंफ्यूज मत होइएगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा हुआ है, आप कहें कि जी मटेरियल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ ही नहीं है, तो बेसिकली यही आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट है। ठीक है, तो स्टॉक मटेरियल परचेज आपने किया है, इसने आपसे सिर्फ कॉस्ट लेजर के टी अकाउंट्स मांगे हैं, हेड ऑफिस के अकाउंट्स नहीं मांगे। ठीक है, तो आपने एक तो ये चारों टी अकाउंट्स तो खोलने ही खोलने। दिस बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो स्टॉक मटेरियल परचेज क्या जर्नल एंट्री पास होगी? पता है आपको क्या जर्नल एंट्री पास होगी? जी जनाब जल्दी से बताएं। हाँ जी, क्या जर्नल एंट्री पास होगी इसकी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि पेबल्स का और कैश का अकाउंट नहीं मेंटेन करना कॉस्ट लेजर में, है ना। अच्छा मुझे बताइए, जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी मेमोराइज हुई हैं? जब हम मुख्तलिफ सिस्टम्स में आते हैं तो आपको याद रखने की, ऐसे रटा मारने की जरूरत नहीं है ना, रटा मारने की जरूरत नहीं है। इस तरह से होना चाहिए कि आप बस थोड़ा सा फोकस करें, मुझे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ा, और आपको एंट्री याद मतलब याद आ जाए। ठीक है, स्टॉक मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, इश्यू टू प्रोडक्शन में क्या डबल एंट्री पास होगी? रॉ मटेरियल यानी कि स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, हो जाएगा अब ये सवाल। ये इसने आपको डायरेक्ट वेजेस दे दिए हैं, इंक्लूडेड इन डायरेक्ट वेजेस इज इनडायरेक्ट वर्क। तो इनडायरेक्ट इसके अंदर काम क्या हुआ है उसको हमने सेपरेटली बुक कर लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, ये एक्चुअल एफओएच है। फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्शन, ये क्या है? एफओएच एब्जॉर्ब्ड है। वर्क ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट कॉस्ट, यानी कि ये फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस से जो ट्रांसफर होगा फिनिश गुड के अंदर। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये जो आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, उसकी जर्नल एंट्री पास होनी है फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट से, है ना। सेल्स एट सेलिंग प्राइस, सेल्स क्रेडिट, और क्या डेबिट करना है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट तो डेबिट करना ही नहीं है, ना ही रिसीवेबल्स अकाउंट मेंटेन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट, ये भी आपने बुक करना है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब वही है कि आपने इसको चार्ज करना है, एक्सपेंस करना है, एक्सपेंस आउट करना है। तो ये क्या सारे रेलेवेंट टी अकाउंट्स भी आप बना लेंगे, उनकी क्लोजिंग भी हो जाएगी, और कॉस्टिंग का पीएनएल भी बन जाएगा। कॉस्टिंग के पीएनएल में क्या क्या चीजें आएंगी? सेल्स आएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या आएगा? एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। हो गया, बन जाएगा कॉस्टिंग का ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इजी। Classwork number 2 is your home assignment as well, because I want to come to
मेन जो हमारा एक आज डिस्कशन है प्रॉफिट्स के ऊपर एंड प्रॉफिट रिकंसिलिएशंस इन फुल्ली इंटरलॉकिंग। तो उसमें आपका ये इंशाल्लाह वो भी डिस्कस हो जाएगा, डिफरेंसेस भी डिस्कस हो जाएंगे, फुल्ली इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग अकाउंट्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे, उसके अंदर काफी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज हमारी ऑब्वियसली बात है रह गई है, और वो बेसिकली क्लास ऑफ नंबर 3 से हमारी कवर हो जानी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड नोशनल रेंट। ठीक है, ये है आपका पैक क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर जी, ये है पेज नंबर 117 में एक ये की पॉइंट लिखा हुआ है, डबल एंट्री फॉर नोशनल रेंट। बेसिकली नोशनल रेंट क्या होता है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फेक रेंट की डबल एंट्री भी पास कर देते हैं। ठीक है, क्यों पास करते हैं, इसकी लॉजिक वैसे तो आपको प्रॉपर्ली बाद में समझ आएगी, लेकिन आप उसको इस तरह से समझ लें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, लाइक बेसिस पे कंपैरिजन के लिए हमें कभी कभार फेक रेंट की फिगर भी दी जा सकती है, नोशनल रेंट की फिगर भी दी जा सकती है। अगर तो क्वेश्चन में नोशनल रेंट दिया हुआ है तो उसकी जर्नल एंट्री पास होगी एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा, और नोशनल रेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और फिर क्लोजिंग के टाइम पे उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पे इसने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है दिस क्रेडिट अकाउंट विल बी क्लोज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको बेसिकली डबल एंट्री में फॉर्म में वो लिखते तो वो ज्यादा बेहतर था। तो पहले हमारे पास क्या सीन है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, डबल एंट्री फॉर नोशनल रेंट। डबल एंट्री फॉर नोशनल रेंट उसने क्या बताया हुआ है, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर रहा है, वो नोशनल रेंट की जो भी फिगर है उससे क्रेडिट कर रहा है नोशनल रेंट अकाउंट, जो कि अल्टीमेटली क्लोज हो जाना है, खत्म हो जाना है पीरियड के एंड पे। ये इसने आपको जर्नल एंट्री बताई हुई है कि ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपने नोशनल रेंट को इस तरह से रिकॉर्ड करना है, और क्लोजिंग के टाइम पे क्लोजिंग एंट्री क्या इसकी पास होगी, उसने आपको ये नीचे लाइन में बता दिया, क्रेडिट अकाउंट विल बी क्लोज इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय द वे नोशनल रेंट सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्ट सिस्टम के अंदर आपको नजर आएगा, कॉस्टिंग के लेजर में नजर आएगा, फैक्ट्री के लेजर में नजर आएगा, दैट्स इट। तो क्लोजिंग एंट्री उसकी क्या पास करनी है, नोशनल रेंट अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस है वो आप आपने खत्म करना है, उसको ट्रांसफर करना है क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो बस इसकी ये जर्नल एंट्रीज वगैरह याद रख लें, बहुत सिंपल सी इसकी ट्रीटमेंट है, कोई इसमें हाई फाई कोई बात नहीं लिखी हुई, और क्लोजिंग एंट्री भी हमने कहा से निकाली है, जो स्टेटमेंट उसने लिखा हुआ है उसके अंदर से। ठीक है, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन पे आने से पहले जरा क्लास वर्क नंबर 3 भी रीड कर लेते हैं, कार्ट लिमिटेड। ठीक है, जरा देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये, कार्ट लिमिटेड ऑपरेट्स सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स। ठीक है जनाब, यानी कि सेपरेट आपके पास चीजें मेंटेन हो रही हैं, अब वो इंटरलॉकिंग है, फुल्ली इंटरलॉकिंग है, वो देखना पड़ेगा। The following manufacturing and trading statement has been prepared from the financial accounts। अच्छा जी, आपको पता है कि जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल सिस्टम में तो मेंशन होता ही होता है ना, मतलब मेंटेन होता ही होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर यानी कि जनरल लेजर में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन होता। मेरी बात गौर से सुने, अगर यहाँ पे लिखा होता द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सिस्टम हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स, तो आप मुझे बताइए वो क्लियर कट एक इंडिकेटर होता, एक हिंट होता, किस चीज का हिंट होता? हाँ जी, फिर वो कौन सा सिस्टम होना था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉस्ट सिस्टम के, कॉस्ट लेजर के अंदर कौन से सिस्टम में मेंटेन होता है, इंटीग्रेटेड में, इंटरलॉकिंग में, या फुल्ली इंटरलॉकिंग में? अगर यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स की जगह लिखा होता कॉस्ट अकाउंट्स, फुल्ली इंटरलॉकिंग समरा, फिर वो फुल्ली इंटरलॉकिंग होता। फुल्ली इंटरलॉकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इंडिपेंडेंस काफी हद तक दे रहे होते हैं अपने कॉस्ट लेजर को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड इन केस ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। ठीक है,
कॉस्ट अकाउंट्स बेटे, इंटीग्रेटेड में कॉस्ट अकाउंट्स नाम की कोई चीज है ही नहीं, पहली बात तो ये है ना। कॉस्टिंग लेजर नाम की कोई चीज है ही नहीं इंटीग्रेटेड में। कॉस्ट लेजर नाम की चीज आपको नजर आएगी इंटरलॉकिंग, फुल्ली इंटरलॉकिंग। और इंटरलॉकिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन हम नहीं मेंटेन कर रहे फैक्ट्री में, थोड़ी बहुत कर रहे हैं। और फुल्ली इंटरलॉकिंग में हम सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो बात समझ आ रही है ना। तो इस तरह से आपने हिंट्स को पिक करने हैं, इस तरह से हिंट्स को। अब यहाँ पे तो फाइनेंशियल अकाउंट्स लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो हर हाल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, है ना, एज पर आईएएस फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च। इसने क्या दे दिया आपको, ये आपके पास आ गया रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरह बन गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो आ गया। डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ गया 2,11,900। फिर उसके बाद क्या बनता है, ये बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, है ना। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अबव, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया 2,11,900, लेस हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, और ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल लेजर के अंदर, हेड ऑफिस के लेजर के अंदर आपके पास ये पूरा सिनेरियो बनता है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स। अब हम कॉस्ट अकाउंट्स पे आते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कॉस्ट लेजर के अंदर जब हम देखेंगे तो इन्वेंट्रीज की फिगर्स डिफरेंट होंगी, है ना, हो सकती हैं। पहला रीजन इन्वेंट्रीज के डिफरेंट होने का रीजन ये हो सकता है, मैंने आपको बताया कि जी हम हो सकता है कॉस्ट अकाउंट्स में हो सकता है हमने परपेचुअल यूज किया हो, वो तो यूज करना ही है ना, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के लिए। और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हो सकता है हम पीरियोडिक इस्तेमाल कर रहे हो। वन रीजन फॉर डिफरेंस मे बी दैट पीरियोडिक परपेचुअल का। दूसरा रीजन फॉर डिफरेंस ये भी हो सकता है कि जी फाइनेंशियल सिस्टम में फीफो यूज हो रहा हो और कॉस्ट सिस्टम में हमने परपेचुअल लीफो यूज इस्तेमाल किया, बिकॉज यू आर अलाउड टू यूज लीफो, है ना, इन कॉस्ट अकाउंट्स। क्लियर होगी ना बात। तीसरा, कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, आपने ट्रांजैक्शंस डिफरेंट टाइमिंग्स पे, सिस्टम वगैरह सब सेम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री लेजर में नहीं रिकॉर्ड कर दिया, कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो देयर आर मेनी रीजंस फॉर डिफरेंसेस, जिसमें मैंने आपको लिखवा भी चुकी हूँ, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इन्वेंट्रीज की फिगर्स आपके पास। अच्छा, फिर फिनिश्ड गुड्स के अंदर मेजर रीजन फॉर डिफरेंस क्या आएगा कि आपने अगर दोनों जगह पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल किया, फाइनेंशियल सिस्टम में तो हर हाल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करनी है ना, तो अगर आपने फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन के लिए दोनों जगह पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किए, तब भी फिनिश गुड की फिगर की डिफरेंस आएगा फिगर में। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपने एब्जॉर्ब करने हैं एक्चुअल एफओएच इन्वेंट्री के अंदर, उसके अंदर अप्लाइड का कोई ना से टर्म नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है। जितने भी आपने एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर किए हैं वही पर यूनिट में जाएंगे, उनका पर यूनिट निकालेंगे और हम कहेंगे कि एक फिनिश गुड की कॉस्ट पर यूनिट में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो कॉस्ट सिस्टम होता है, कॉस्टिंग का लेजर होता है, उसके अंदर अप्लाइड फिगर एब्जॉर्ब होती है फिनिश गुड के अंदर, है ना। तो ये भी आपका मेजर रीजन फॉर डिफरेंस है। तो अगेन आपको सवाल में दी हुई है, कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस 1 जनवरी पे इतने थे, तो आप देख लें, ये देखें फिनिश गुड का यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1,20,000। यहाँ पे फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 115,400। इसी तरह से रॉ मटेरियल की फिगर में भी आई गेस डिफरेंस होगा, 49,500 ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेजर में, और फाइनेंशियल लेजर में 48,000 है। इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग 1 जनवरी को बैलेंस है 60,100, और इधर आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस है 64,000। तो देयर आर ऑब्वियसली बात है, देयर आर डिफरेंसेस, राइट, एंड यू नो द रीजंस फॉर डिफरेंसेस। नाउ आगे चलते हैं। फिर उसने ट्रांजैक्शंस दे दी आपको कॉस्ट लेजर के हिसाब से।
कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ गया 104,800। अब ये सॉरी, हाँ सही कर रही है ना, नहीं रॉ मटेरियल्स इशूड है ये। ट्रांजैक्शन फॉर द क्वार्टर में पहला है रॉ मटेरियल्स इशूड 104,800, ठीक है। ऊपर रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कितने हैं, उतने ही है 104,800 ही है। चले जी आगे चलते हैं। फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये डिफरेंट आ गया। हमारे फाइनेंशियल लेजर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना है 211,900, कॉस्ट लेजर के हिसाब से 222,500 है, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फिर डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद एक नई चीज आ रही है, लॉस ऑफ मटेरियल्स डैमेज्ड बाय फ्लड। कॉस्ट लेजर में आप इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे जी, क्या समझ में आ रहा है? 2400 की ट्रांजैक्शन है, कौन सा सिस्टम होगा ये पहले तो हमने ये देखना है, ठीक है। हाँ जी, कॉस्ट लेजर के अंदर आपको ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह की भी। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये आपके पास, हाँ जी इधर आ जाए, नीचे रीड करते हैं आपको समझ में आ जाएगी। ये देखें, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज शोन एज ₹238,970। यानी कि कॉस्ट लेजर में प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो रहा है, तो ये अगेन मेजर इंडिकेटर है किस चीज का, फुल्ली इंटरलॉकिंग का। बात समझ आ गई ना? इस पॉइंट को मैंने जरा अभी आगे आगे मैं लेकर आई हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा सिस्टम है, फुल्ली इंटरलॉकिंग है या इंटरलॉकिंग है। बात समझ आ गई? दिस इज व्हाट, दिस इज फुल्ली इंटरलॉकिंग। और ये इसका हिंट हमें कहां से पता चला, प्रॉफिट की फिगर को देख के हमने कहा कि ये तो फिर फुल्ली इंटरलॉकिंग हो गया। हाँ जी जनाब, अब मुझे ये बताइए लॉस ऑफ मटेरियल्स का फुल्ली इंटरलॉकिंग में क्या जर्नल एंट्री पास होगी, ये जरा मुझे बता दें सोच के। इंश्योरेंस क्लेम इज पेंडिंग, ये एबनॉर्मल लॉस आपके पास हुआ है जी, बिल्कुल। ये बात सिर्फ प्रॉफिट से ही कंफर्म होती है, ज्यादातर हमें ये नजर आ रहा है। वैसे अगर आप देख रहे हैं तो जी आपको यहाँ पे, हाँ कह सकते हैं ये प्रॉफिट की उससे ही आपको कंफर्म हो रही है जी। अब नॉर्मल जर्नल एंट्री बताइए, जर्नल एंट्री बताइए क्या पास होगी। 2400 का जो आपके पास इन्वेंट्री लॉस हुआ है, कोशिश करके बताइए क्या जर्नल एंट्री पास होगी इसकी। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा जी? बहुत सिंपल है, मटेरियल लॉस हुआ है तो रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक क्लोजिंग एंट्री भी पास करनी होगी ना एबनॉर्मल लॉस की, है ना। अच्छा, अब आप दो तरीकों से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये बात आप सबको भी पता है, ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी इस तरह से करते आए हैं ना। क्लास वर्क नंबर 3 में हम ये कर रहे हैं मटीरियल्स लॉस्ट बाय फ्लड। पहली बात तो ये कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, परपेचुअल, ठीक है जनाब। चलें, पहली जर्नल एंट्री आप ये कह रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस यानी कि अदर एक्सपेंस, है ना। और आपको पता है कि टू सम एक्सटेंट आपके अदर एक्सपेंसेस मेंटेन होते हैं, है ना, कॉस्ट लेजर में। तो अदर एक्सपेंसेस आपने डेबिट कर दिया 2400 से, क्रेडिट कर देना है मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट। परपेचुअल की डबल एंट्री आपने पास कर दी 2400, ठीक है। फिर आप एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, आपने एक और जर्नल एंट्री भी फिर पास करनी है क्लोजिंग की। जब हम नॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा उस्मान। एबनॉर्मल लॉस क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है? नहीं जनाब, ये तो आपका उधर जाता ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जाता, अदर एक्सपेंसेस में जाता है। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर डेबिट होगा और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब पैक ने और आईकैप ने डायरेक्टली डबल एंट्री पास की है ना। हम चाहें तो हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाए ना, और हम कहेंगे जी जर्नल एंट्री डायरेक्टली पास कर देते हैं, मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं 2400 से, और कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको डेबिट कर देते हैं 2400 से, हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा।
समझ आ गई बात? तो इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर उसने आपको बोल दिया अ नोशनल रेंट ऑफ 4000 पर मंथ हैज बीन चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट्स। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव ये भी है ना कि हम एक डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते हैं 2400 से और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं 2400 से। ऐसे भी हो नहीं सकता। यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट होके क्रेडिट हो जाना है, यानी कि इन अदर वर्ड्स जिसको हम नलिफाई कर देंगे। ये चीज आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सीखी हुई है ना, कंसोलिडेटेड एंट्रीज भी हम पास कर सकते हैं, यस और नो, है ना? ये आप बस अनस ये समझ लें कि ये फेक रेंट आपको दिया जा सकता है कॉस्ट अकाउंट्स में चार्ज करने के लिए। फेक रेंट आपको दिया जा सकता है कॉस्ट अकाउंट्स में चार्ज करने के लिए। नोशनल रेंट ऑफ ₹4000 पर मंथ हैज बीन चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये कोई गलत काम नहीं है, ये अलाउड है, ये आप कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। कंपैरिजन बेसिकली करने के लिए, अब कंपैरिजन कैसे होगा इसको चले मैं थोड़ा सा डेफर कर रही हूँ इसकी डिस्कशन को। पॉइंट सिर्फ ये है, अभी मुझे सिर्फ लेक्चर अपना कंप्लीट करना है, इसको जरा मैं फिनिश कर दूं। उसके बाद इस तरह की हमारे पास कल का असल में ग्रेस दिन हमारे पास है। कल ये भी हम कर सकते हैं कि नया टॉपिक डिस्कस करने के बजाय इन्हीं चीजों को फर्दर डिस्कस कर लें। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो फिर मैं आपको कल समझा दूंगी। अभी सिर्फ फोकस कर लें कि उनकी एंट्रीज हमने क्या करनी है, ठीक है? तो अभी जरा इस पे फोकस कर लें। उसके बाद इट्स नॉट अ रियल रेंट, इट्स अ फेक रेंट। फेक रेंट आप समझ लें कि ये एक फर्जी रेंट है। तो notional rent of ₹4000 per month has been charged in the cost account। तो cost accounts में क्या journal entry पास होनी है? सिंपल, FOH अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट? नोशनल रेंट अकाउंट क्रेडिट। और फिर जिस तरह अभी हमने एबनॉर्मल लॉस को क्लोज किया ना, है ना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को फिर क्लोज किया, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर दिया, रिवर्स कर दिया और वो फिगर ले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसी तरह से जो हमारे पास नोशनल रेंट आ रहा है उसमें आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहली जर्नल एंट्री पास होगी, FOH अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और नोशनल रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उस फिगर से। और फिर दोबारा से आपके पास क्या सिनेरियो होगा? नोशनल रेंट अकाउंट उसी अमाउंट से डेबिट भी होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? और क्या क्रेडिट हो जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसी अमाउंट से। चलें जी, आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड उसने बता दिया 185% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आपको दी हुई है क्वेश्चन में। तो अब बताइए, कैन यू प्रिपेयर ऑल रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स फुल्ली इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंडर? क्या ये भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं? दो चीजें इसमें नहीं थी, उसकी मैंने जर्नल एंट्रीज आपको बता दी, ठीक है? अब इसमें एक मजे की बात सुने, जब वो कह रहे हैं ना ऑल रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा, याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है। दैट बीइंग सेड, आपको मैंने एक चीज रेफर की हुई है और वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के को टी अकाउंट फॉर्मेट में करना, याद है ना? ठीक है, तो अगर वो आपसे कॉस्टिंग की बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉस्टिंग का बनाना है, वो अगर आपसे बोल रहे हैं ना लेजर अकाउंट्स आपने रेलेवेंट बनाने हैं, फुल्ली इंटरलॉकिंग है और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल है जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के भी काम आ सकती है, तो आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हर हाल में बनाएंगे। बात समझ आ गई? तो जब आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रिपेयर ऑल रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स, तो ऑल रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग अकाउंट कॉस्टिंग उसका लेजर का भी हर हाल में बनेगा, ठीक है? तो आप इसको समझेंगे ये भी एक लेजर है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये बात तो सबको पता है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? हाँ जी, यस और नो? तो कॉस्टिंग लेजर में बाकी सारी चीजें तो आपकी बनेंगी। प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग अकाउंट का भी बनेगा। क्लास वर्क नंबर 2 पे जरा आते हैं। क्लास वर्क नंबर 2 में भी फुल्ली इंटरलॉकिंग था, है ना? फुल्ली इंटरलॉकिंग था क्लास वर्क नंबर 2 में।
फुल्ली इंटरलॉकिंग के अंदर भी उसने आपसे सारे रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स मांगे हुए और सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है, आपको सेल्स वगैरह भी पता है। तो क्या आप क्लास वर्क नंबर 2 में भी कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग की जो से लेजर पार्ट हैं, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दोज लेजर्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। अगर वो सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगता है तो जर्नल एंट्रीज में तो सिर्फ हमने जर्नल एंट्रीज लिखनी है। अगर वो लेजर्स मांगता है तो लेजर्स में आपने हर हाल में कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, फुल्ली इंटरलॉकिंग अगर आ जाता है तो। ठीक है, चले। तो आपके पास बड़ा सिंपल है, ठीक है। कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखेंगे, अभी वही मैं आपको बता रही हूँ, यही मैंने आपको कहा था कि ये मैं डेफर कर रही हूँ, ये चीज मैं आपको एंड में करूंगी। अभी हम क्योंकि वी आर नियरिंग द एंड और मुझे लग रहा है कि हम रिकंसिलिएशन प्रॉफिट्स के कल ही कर सकेंगे, ताकि क्योंकि उसमें थोड़ा समझने की भी जरूरत है, तो वो मैं कल पे डेफर कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं उसका होपफुली थोड़ी सी प्रॉफिट्स की हम डिस्कशन कर लेंगे और बाकी जो उसका प्रॉपर रिकंसिलिएशन है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करके ठीक है। तो प्रॉफिट्स का फिर हम डिस्कस करके आज इंशाल्लाह डिस्कस करके रिकंसिलिएशन कल कर लेंगे और फिर अगर इंशाल्लाह टाइम हो जाएगा फिर हम अपना नया चैप्टर भी कल वाली क्लास में स्टार्ट कर देंगे। मुझे बताइए, क्या मुझे कल एक्स्ट्रा क्लास रखने की जरूरत है टू डिस्कस योर क्वेरीज? क्या मैं कल 4 बजे एक्स्ट्रा क्लास रखूं क्वेरी डिस्कशन के लिए या नहीं? जरूरत नहीं है? बेहतरीन हो गया। ये क्या सीन है, तैयारी नहीं हो रही या तैयारी नहीं कर रहे या फिर जरूरत ही नहीं है, सब चीजें हो रही हैं सॉल्व? हाँ मैं बेटा इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि अभी जो मिट्स की तैयारी कर रही हूँ उसमें कोई क्वेरीज अगर आ रही है, इफ यू वांट मी टू डिस्कस देम इन क्लास। समझ आ गई है? चले, वैसे भी आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स मेरे से पर्सनली पूछ रहे हैं, अगर तैयारी अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिड टर्म के बाद देख लेंगे अगर आपके जमा हो रहे हैं और अगर आप जो है वो नहीं आप लोगों से सॉल्व हो रहे व्हाट्सएप के ऊपर, तो फिर हम रख लेंगे फिर। ठीक है, एक दफा तैयारी कंक्लूड हो जाए। चलें, ठीक है। अच्छा जी, जो एक सिंपल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो बड़ा सिंपल है। ठीक है, एक सिंपल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम देखते हैं ना तो वो बहुत ही सिंपल है। ये मैं आपको बता रही हूँ फुल्ली इंटरलॉकिंग के अंदर। ठीक है, फुल्ली इंटरलॉकिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे कॉस्टिंग का, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता है एक ही सिर्फ सिस्टम में बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर बड़ा सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल लेजर की तरह ही है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल एक टी अकाउंट की तरह ये बनेगा। अच्छा जी, कैसे बनेगा? मेरी बात भी गौर से सुनिएगा। जब आप सेल करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या पास होती है? कैश या रिसीवेबल डेबिट, है ना, और सेल्स क्रेडिट। यस, ये एक नॉर्मल डबल एंट्री, हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अगर हम अपने कॉस्टिंग लेजर की बात करें तो यहाँ पे बनेगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। चले मैं स्पेसिफिकली कर देती हूँ। हम कॉस्टिंग के लेजर में खड़े हुए हैं, कॉस्टिंग के लेजर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। जब सेल्स हुई तो सेल्स की जर्नल एंट्री आपने क्या पास की? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। और फिर पीरियड एंड पे क्या डबल एंट्री होती है? सेल्स का अकाउंट क्लोज होता है ना, सेल्स के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आती है डेबिट साइड पे, और क्रेडिट क्या होता है? क्लोज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्या होता है? क्रेडिट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल्स की फिगर से। अगर तो ये स्टेटमेंट होता है तो हम सेल्स एक लाइन में लिख के सेल्स की फिगर लिख देते हैं। अब अगर आप इसको टी अकाउंट फॉर्म में बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स आया क्रेडिट साइड पे। इज दैट क्लियर? सेल्स का नेचर क्या है? बहुत सिंपल है, याद रखना। सेल्स का नेचर क्या है? कि इट इज ऑफ अ क्रेडिट नेचर, सिंपल एज दैट। डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ना। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या सिनेरियो है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा डेबिट साइड पे, है ना। जब आप डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो आप चाहें तो आप उसको उसके इसमें क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, इन अदर वर्ड्स, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरी चीज क्या आएगी? एडमिन एंड सेलिंग, दैट्स इट, है ना। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड दैट्स इट, क्योंकि कॉस्ट लेजर में सिर्फ यही दो टाइप्स ऑफ जो है वो एक्सपेंसेस मेंटेन हो रहे हैं।
फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कॉस्टिंग पीएनएल में नहीं मेंटेन होंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, ये भी हमें इंशाल्लाह भी डिस्कस करनी है ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक आपको इंशाल्लाह बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा सारी चीजों का। फिर उसके बाद क्या होगा, आपने करनी है बैलेंसिंग। अगर तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आती है किस साइड पे, जी जनाब, कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फुल्ली इंटरलॉकिंग में बैलेंसिंग फिगर आती है अगर डेबिट साइड पे, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यस, गेन नहीं, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है ना, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा डेबिट साइड पे अगर आ रहा है क्योंकि सेल्स ज्यादा है। इसी तरह से अगर आपके पास कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आता है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि एक्सपेंसेस की साइड ज्यादा है, तो वो डबल एंड उसके क्या उसका हो जाएगा, इट वुड बी अ नेट लॉस, ठीक है। अब एक मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, हम अभी कॉस्टिंग के लेजर में खड़े हुए हैं, है ना, हम अभी कॉस्ट लेजर में खड़े हुए हैं, यानी कि फैक्ट्री लेजर में खड़े हुए हैं। आपको ये बात पता है कि किसी भी टी अकाउंट के अंदर अगर तो कैरेट डाउन होता है तो वो तो एक अलग बात है, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन के अलावा बाकी हर आइटम एक जर्नल एंट्री है, डबल एंट्री है। तो आपको ये बात पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है। तो अब मुझे बताइए, ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, एक्स नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब है ये भी कोई जर्नल एंट्री है, डबल एंट्री है। इज दैट क्लियर? क्या डबल एंट्री होगी है? हाँ जी, अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स, मोहसिन कह रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम तो फैक्ट्री लेजर में खड़े हुए हैं। क्या फैक्ट्री लेजर में इक्विटी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं? नहीं। क्या फैक्ट्री लेजर में आपको कैपिटल अकाउंट नजर आएगा? नहीं। फैक्ट्री लेजर में हर लेजर तो नहीं बन रहा ना, एवरी लेजर इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड इन फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री लेजर में हाँ, ऑल रेलेवेंट अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड। अच्छा जी, साइम कह रहे हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, वेरी गुड, ठीक है, बात समझ आ गई। तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, बस सिंपल आपने इसको इस तरह से याद रखना है। जैसे याद है एरर्स जब हमने किए थे इंट्रो टू अकाउंटिंग में और सस्पेंस अकाउंट का जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो क्या होता था कि डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए जब कोई और अकाउंट नहीं मिल रहा होता था तो हम सस्पेंस अकाउंट डाल देते थे, यस, इधर भी यही करना है। जब आपको डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए, जब आपको पता है कि जो दूसरा अकाउंट है वो मेंटेन नहीं करना फैक्ट्री लेजर में, तो उसकी जगह क्या डाल देना है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है बेसिकली वो फैक्ट्री लेजर में कैपिटल अकाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आ रही है ना? जो आपके नेट एसेट्स होते हैं वो क्या होती है, इक्विटी तो होती है। जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है दैट इज बेसिकली योर कैपिटल अकाउंट कह लें, इक्विटी अकाउंट कह लें, नेट एसेट्स अकाउंट कह लें। हाँ जी, कैश अकाउंट नहीं बना रहे, पेबल्स अकाउंट नहीं बना रहे, रिसीवेबल्स अकाउंट नहीं बना रहे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का अकाउंट नहीं बन रहा फैक्ट्री लेजर में, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट की जगह हम क्या डाल देते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स की एंट्री पास करते हुए हमने रिसीवेबल्स या कैश को डेबिट नहीं किया, हमने किसको डेबिट किया, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को, है ना। यानी कि एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी की जगह अब आपने किसको हिट करना है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को। जी बिल्कुल, इसका नेट प्रॉफिट स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग के लिए ही है। ये आपसे किसने कहा कि नहीं है? ये सारा कॉस्ट लेजर आपका इंटरनल रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए, इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, भले जो भी सिस्टम आप इस्तेमाल कर लें। हाँ जी, बात समझ आ गई। तो हमने यहाँ पे एक और एंट्री पढ़ ली, एंट्रीज फॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन फुल्ली इंटरलॉकिंग। ये आई होप सबने ये प्रॉपर इसी तरह से नोट डाउन किया हुआ है कि हम फुल्ली इंटरलॉकिंग के अंदर कॉस्ट लेजर के अंदर कॉस्टिंग पीएनएल पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये फुल्ली इंटरलॉकिंग के कॉस्ट लेजर में कॉस्टिंग पीएनएल को टी अकाउंट के फॉर्म में प्रेजेंट करने की बात हो रही है, और उसके अंदर फिर हमने एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नई डबल एंट्री पढ़ ली, जो कि बहुत सिंपल सी है। और वो क्या है कि आपने हर
एसेट, हर लाइबिलिटी, हर इक्विटी की जो एंट्री पास करनी थी, अब उसकी जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट पास कर देना है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपके पास पीरियड के एंड पे कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या पास हो रही है इसकी? कॉस्टिंग की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका हो रहा है डेबिट, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है ना? और क्रेडिट क्या होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इससे, ठीक है? और इसी तरह से अगर आपके पास आ रहा है नेट लॉस, ठीक है जनाब, अगर आपके पास आता है नेट लॉस एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? रिवर्स हो जाएगी। नेट लॉस का मतलब है बैलेंसिंग फिगर आ रही है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और आपको पता है कि लॉसेस का नेचर डेबिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे कोई फिगर आती है उसका नेचर डेबिट होता है, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? इक्विटी कम हो जाएगी उससे, है ना? तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट उससे डेबिट हो जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस और नो? बात समझ आ रही है सबको? ठीक है जनाब, ये तो हमने देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ व्हाट? फुल्ली इंटरलॉकिंग। अब हो जाएंगे क्लास वर्क नंबर 2 एंड 3 हो कंप्लीट, है ना? क्लास वर्क 2, 3 में अब आपने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी बनाने हैं। अब हम आते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा था, है ना? बेसिकली उस जगह पे जब हम टी अकाउंट फॉर्म में देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ये देखें, जब हम इंटीग्रेटेड सिस्टम में थे, ये आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एग्जांपल कौन सी थी आपकी? शारिक लिमिटेड, ठीक है? शारिक लिमिटेड के नीचे आपको एक एग्जांपल दी गई थी और उसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ था। उस टाइम तक हमने इंटरलॉकिंग, फुल्ली इंटरलॉकिंग तो पढ़ा हुआ ही नहीं था, है ना? सिर्फ इंटीग्रेटेड से हमारा सलाम दुआ आई थी हमारी, राइट? तो उसमें जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना था, इस पे मैंने आपको कहा था कि आप नॉर्मली स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनाए। टी अकाउंट फॉर्म में मैं आपको समझा दूंगी कि बस इसमें फॉर्मेट ही डिफरेंट है, दैट्स इट। सिर्फ फॉर्मेट ही डिफरेंट है, उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है ही नहीं, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन्ड है, दिस इज पेज नंबर 1111, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में पहली बात तो ये है कि एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है, क्योंकि जनरल लेजर ही मेंटेन हो रहा है। देयर इज नो सच थिंग एज अ फैक्ट्री लेजर। इज दैट क्लियर? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। There will be no costing profit and loss account in integrated system. Just give me a minute. ये डिस्कस करने के बाद मैं सब चीजें आपको समराइज फॉर्म में हम डिस्कस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह बात क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, बहुत सिंपल है। पहले उसने बना लिया रॉ मटेरियल का सेक्शन, ठीक है? अगर आप ये देखें तो ये तो एक किस्म का रॉ मटेरियल अकाउंट ही बना हुआ है, बिल्कुल यही बात है। ओपनिंग बैलेंस आपको नजर आ रहा है रॉ मटेरियल का, क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है रॉ मटेरियल, परचेजेस नजर आ रही हैं आपको डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न्स नजर आ रहा है। ये टी अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें उससे निकल जाए, कैलकुलेट हम कर ले रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है? रॉ मटेरियल का अकाउंट इसी तरह से बनता है ना, तो वो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एग्जैक्टली वो सारा छापा मार दिया, क्योंकि रॉ मटेरियल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर बेसिकली जानी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसने वही पूरा जो अकाउंट यहाँ पे बना के डुप्लीकेशन अपना एफर्ट्स अपनी खत्म कर दी। उसने कहा कि भाई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट अलग बनाओ, फिर उन्हीं सारी चीजों को समराइज फॉर्म में रिफ्लेक्ट करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। उससे बेहतर है कि हमें बेसिकली ये चाहिए ना फिगर, रॉ मटेरियल कंज्यूम की बैलेंसिंग फिगर चाहिए, वो हमने कैलकुलेट कर ली इस तरह से, ठीक है? फिर हम आए रॉ मटेरियल्स के बाद, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो कहाँ जाता है? वर्क इन प्रोसेस में, है ना? तो अगले सेक्शन में आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पे एरिया क्लोज हो गया, यहाँ पे आपने नीचे डबल लाइन लगा दी, ये वाला हिस्सा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्लोज हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद आपने डाली हेडिंग वर्क इन प्रोसेस की, और यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्क इन प्रोसेस का ही टी अकाउंट पूरा का पूरा कॉपी हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोसेस एड रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये फिगर कहां से आ रही है? ये फिगर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है? 2,10,000। वर्क इन प्रोसेस में और क्या चीजें आती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये आपने डाल दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें बैलेंसिंग फिगर क्या निकली? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इससे आगे जो फिगर कैरी फॉरवर्ड होनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ये फिगर फॉरवर्ड होनी है,
ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होनी है। इससे अगले सेक्शन पे हम आ गए कि जी वर्क इन प्रोसेस में काम खत्म होने के बाद चीज चली जाती है फिनिश्ड गुड्स के अकाउंट के अंदर। तो अगला सेक्शन आपका हो गया फिनिश्ड गुड्स का। तो फिनिश्ड गुड्स का जो आपके पास सेक्शन बनता है उसमें वही आ गया, इन्वेंट्री अकाउंट बना हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और यहाँ पे क्या चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ से उठा के हमने यहाँ लिख दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके देखिए कंटिन्यूटी आ रही है चीजों के अंदर, ऊपर वाले सेक्शन से चीज नीचे जा रही है, फिर उससे नीचे जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इधर आ गया, और यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स के अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी जमा होती जा रही है कि हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और फिर हम अल्टीमेटली आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, क्रेडिट साइड पे सेल्स आ रही है, वही जिस तरह अभी मैंने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया है ना। क्रेडिट साइड पे सेल्स आएंगी, डेबिट साइड पे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कहां से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ गया। सेल्स रिटर्न्स अगर कोई है वो डेबिट साइड पर आ जाएंगी। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स रिटर्न्स, क्या आंसर आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट का सेक्शन भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है ग्रॉस प्रॉफिट की, वो फर्दर आगे कहाँ यूटिलाइज होनी है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, सेक्शन के अंदर। ये बात तो सबको पता है ना कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है वो उसके दो हिस्से होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तक का हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वाला हिस्सा, अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर आई यहाँ पे डेबिट, और ये यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ब्रॉड डाउन हो गया, है ना, क्रेडिट नेचर है ना। तो अब ये क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है जनाब, ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो भी फिगर्स आपकी कैरी डाउन हो रही है ना, जहां पे वो क्लोज हो रही है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो रही है, वो उसकी ऑपोजिट जगह पे जा रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है ऑपोजिट जगह पे। ठीक है, तो बेसिकली आप उसको ब्रॉड डाउन कर रहे हो ना, ब्रॉड डाउन करके उसको कैरी डाउन कर रहे हो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकाली, और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेक्शन बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का क्रेडिट नेचर है। ठीक है, तो वो 100,000 आपने स्टार्ट करना है क्रेडिट साइड से। और क्या चीज क्रेडिट साइड पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अदर इनकम। और डेबिट साइड पे क्या आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। और आपके पास बैलेंसिंग फिगर अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट हो जाएगी, जनरल लेजर में नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि आईकैप ने भी इसी तरह से बनाया हुआ है। अव्वल तो हमने देखा कि इंटीग्रेटेड सिस्टम का जो हमने सवाल सॉल्व किया उसमें उसने हमसे अभी तक मांगा नहीं है ये। ठीक है, चले यहां तक बात क्लियर हो गई सबको। तो ये बस सिर्फ समझाना था कि अगर इस तरह से आ जाए तो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या फॉर्मेट यूज करना है। अगर तो वो मांगता है इंटीग्रेटेड सिस्टम में, आपने पहले रॉ मटेरियल से काम स्टार्ट करना है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप ये बात सबको समझ आ गई, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, बस 2 मिनट और लूंगी, और एक बर्ड्स आई व्यू से हम जरा तीनों सिस्टम्स को देखना चाहेंगे। ठीक है, एक बर्ड्स आई व्यू से जरा हम तीनों सिस्टम को देखते हैं, ताकि हम अपने कल के लेक्चर की थोड़ी बहुत जो डिस्कशन करनी है वो हम अभी कर लें। ठीक है, चलें जी। पहली बात तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम से हम काम स्टार्ट करते हैं। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कल आपको कॉपी करने दूंगी, मेरे पास ये एक्सेल की शीट सेव्ड होगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अच्छा जी, इंटीग्रेटेड सिस्टम में आते हैं। पहली बात तो ये, यहाँ पे 2 लेजर्स नहीं मेंटेन होंगे। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक ही लेजर बनना है। अगर एक ही लेजर बनना है, और वो हम क्या कह रहे हैं, हम अज्यूम करें कि इंटीग्रेशन इज एट हेड ऑफिस, है ना। तो वो हम ये ज्यादातर सिनेरियो में देखते हैं,
या तो वो हेड ऑफिस पे मेंटेन होगा या फैक्ट्री में होगा, ठीक है। हेड ऑफिस या फैक्ट्री में एक ही लेजर मेंटेन हो रहा है पूरी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है, कोई स्यापा ही नहीं है। देयर विल बी जस्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी में सारी सेल्स भी आ रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, सिंपल इंटरलॉकिंग अकाउंट्स में। सिंपल जो है आपके पास, ठीक है, जो सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके अंदर क्या सिनेरियो है, देयर विल बी टू लेजर्स, है ना। देयर विल बी टू लेजर्स, एक आपका है जनरल लेजर यानी कि जो हेड ऑफिस में मेंटेन होगा। जनरल लेजर में सारी एंटिटी की सारी ट्रांजैक्शंस मेंटेन होंगी, भले वो एडमिन एंड सेलिंग से रिलेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा है, फैक्ट्री से रिलेट कर रहा है, वो भले फाइनेंशियल एक्सपेंस है हमारा, वो भले हमारे अदर इनकम से पर्टेन कर रहा है। तो जनरल लेजर में ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, ऑल जनरल लेजर्स विल बी रिकॉर्डेड, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको 100% इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है ना। नहीं, हाँ, एक्सेप्ट 5 अकाउंट्स, लेकिन उन 5 अकाउंट्स को मेंटेन करने के बगैर भी हमारा सारा काम हो रहा है, हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही होगी। हेड ऑफिस के जनरल लेजर में आपके पास आ रहा होगा फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट में अल्टीमेटली सारी चीजें आ ही रही हैं, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है जनाब। परचेजेस का अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है जनरल लेजर में, सब चीजें हो रही हैं वहां पे जो हमें रेलेवेंट चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शंस एंड ऑल लेजर्स रेलेवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं जो हमारा फैक्ट्री लेजर है, जो कहाँ पे मेंटेन करना है, जो हमें मेंटेन करना है फैक्ट्री में, वहां पे कौन कौन से लेजर्स मेंटेन हो रहे हैं और कौन कौन सी हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, फिनिश्ड गुड अकाउंट, ठीक है। फिर इसके अलावा कौन कौन सा, पेरोल एंड एफओएच, दैट्स इट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, देयर इज जस्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग मेंटेन्ड इन जीएल। क्लियर होगी ना बात। फैक्ट्री लेजर में तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री लेजर में सेल्स का अकाउंट नहीं है, मेजर रीजन, है ना, सेल्स का अकाउंट तो बन ही नहीं रहा, यानी कि उसमें हम कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स को मेंटेन करके अपना काम पूरा कर रहे हैं फैक्ट्री लेजर में, इज दैट क्लियर। तो इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर भी देयर इज जस्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन्ड इन जीएल। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है ना, उसका फॉर्मेट ये है। क्लियर होगी ना बात। उसमें फिर हमें थोड़ा स्यापा करना पड़ेगा, क्यों, उस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। फिर जब हम आते हैं फुल्ली इंटरलॉकिंग के अंदर, अब जब हम फुल्ली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर आते हैं तो अब इसको जरा गौर से सुनिएगा, इसमें हमारे पास क्या क्या सिनेरियो है। देयर विल बी टू लेजर्स अगेन, ठीक है। जनरल लेजर मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस, उसमें तो हमें सारी एंटिटी वाइड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, जो अब आपके पास आता है फैक्ट्री लेजर विच इज मेंटेन्ड एट फैक्ट्री, ठीक है। अब उसके अंदर हमें जरा चीजों को देखना पड़ेगा कि फैक्ट्री लेजर में अब आपने क्या क्या चीजें मेंटेन नहीं करनी। No assets account are maintained except for inventory accounts, है ना। इन्वेंट्री अकाउंट सिर्फ बनेंगे, बाकी कोई भी एसेट अकाउंट नहीं बनेगा, कोई जर्नल एंट्री एसेट अकाउंट की पास नहीं होगी, कैश अकाउंट नहीं बनेगा, रिसीवेबल्स अकाउंट नहीं बनेगा, फिक्स्ड एसेट्स का कोई अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर होगी ना बात। फैक्ट्री लेजर में फिक्स्ड एसेट्स के नाम की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, कोई टी अकाउंट नहीं बनेगा फिक्स्ड एसेट्स का। तो एसेट्स में सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री अकाउंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का फैक्ट्री लेजर में, दैट्स इट। और कोई एसेट अकाउंट नहीं होगा, कोई लायबिलिटी अकाउंट नहीं होगा, है ना, कोई लायबिलिटी अकाउंट नहीं होगा,
पेबल टू सप्लायर्स नहीं आपको नजर आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा नो इक्विटी अकाउंट होगा, है ना, कोई इक्विटी अकाउंट भी आपका मेंटेन नहीं होना फैक्ट्री लेजर के अंदर। कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट नहीं होगा। तो इन सब की जगह आपने क्या जर्नल एंट्री में फिर क्या डालना है, जहां पे जर्नल एंट्री में एसेट लाइबिलिटी या इक्विटी आना है वहां पे फिर आपने उनको रिप्लेस कर देना है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो एसेट्स लाइबिलिटीज के अलावा अब हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो कि नहीं आएंगी फैक्ट्री लेजर, उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी कौन कौन सी हैं। अच्छा मुझे बात बताइए, गेन और लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, क्या ये अगर ट्रांजैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं कि आई सोल्ड मशीनरी वर्थ ₹100,000 और उस पर गेन मैंने किया 50,000 का, फॉर एग्जांपल 50,000 का मेरे पास गेन आ रहा है ऑन लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो क्या उसकी कोई जर्नल एंट्री पास होगी? नहीं होगी, नहीं बनेगी। अब यही मैं आपको बता रही हूँ, नो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन फैक्ट्री लेजर, ठीक है। नो गेन लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट। इसके अलावा भी और काफी है, वो फिर हम इंशाल्लाह कल वाली उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाउ अबाउट दैट? तो कल हम लोगों को बेसिकली क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो फर्दर और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं वो फिर हम जब रिकंसिलिएशन बना रहे होंगे तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो रिकॉन बनेगा उसके थ्रू हम काफी चीजें, नो इनकम टैक्स, ठीक है, नो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये फिर इंशाल्लाह हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये फिर हम एक काम ही करते हैं, इसको इंशाल्लाह हम कल फिर अपनी लिस्ट को जो है जरा और बढ़ाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे फैक्ट्री लेजर में नहीं ट्रीट होंगी, नहीं रिकॉर्ड होंगी। इतनी बात तो समझ आ गई, एसेट लाइबिलिटी और इक्विटी तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब इनकम और एक्सपेंसेस में कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं वो फिर हम इंशाल्लाह कल क्वेश्चन के थ्रू भी देख लेंगे। इज दैट क्लियर? योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे इज टू कंप्लीट क्लास वर्क नंबर 2 एंड क्लास वर्क नंबर 3। मुनीबा, अगर एक ही सवाल में मसला है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ लो ना बेटा। अगर मेजर किस्म के जो कोई क्वेश्चंस हैं तो वो फिर आप उसके लिए हम क्लास रख लेंगे, लेकिन पॉइंट ये होता है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर हम रखें ना क्लास, ठीक है। तो वो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे मना कर दिया, बल्कि सब ने ही मना कर दिया सिवाय आपके कि अभी क्लास रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुनीबा, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप इफ यू कैन। जी व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। अच्छा जी, ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया कंप्लीट। व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लें, बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को कंप्लीट करके कल नया टॉपिक हमारा स्टार्ट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है जनाब। चले जी, ऑर्डर की क्लास के लिए जा सकते हैं आप, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ठीक है, अल्लाह हाफिज।